प्राचीनों की गूंज, वैन लैंग और ओलाक। वियतनाम की कहानी बहुत पहले रेड रिवर डेल्टा के उपजाऊ इलाके में शुरू होती है। यहाँ वैन लैंग नाम का एक किंगडम उदय हुआ, जिस पर हंग किंग्स का शासन था। उन्हें फाउंडिंग फादर्स के रूप में देखा जाता है, जो वियतनामीज पहचान की सुबह का प्रतीक है। लोगों ने चावल उगाना सीखा और ब्रॉन्ज कास्टिंग में महारत हासिल की, जिससे मशहूर डोंग सोन ड्रम्स बने। ये ड्रम्स उनके जीवन की कहानियां बताते हैं, जिसमें सोसाइटी ऑर्गेनाइज थी और ट्रेडिशंस जड़ पकड़ रही थीं। हंग किंग्स ने कई पीढ़ियों तक शासन किया, रीति रिवाजों और जीवन शैली की स्थापना की। यह युग वियतनामीज लोक कथाओं में संजोया गया है, जो अपनी जमीन से जुड़े लोगों की बात करता है। वैन लैंग के बाद लगभग 3rd सेंचुरी BCE में ओलाक स्टेट आया। एन दुओंग वोंग इसके जबरदस्त लीडर थे, जिन्होंने ओ वियत और लक वियत जनजातियों को एकजुट किया। उन्होंने अपनी राजधानी कोलुओ में स्थापित की, जो स्पाइरल शेप्ड दीवारों वाला एक आर्किटेक्चरल मार्वल था। और लाख एक ज्यादा सेंट्रलाइज स्टेट को रिप्रेजेंट करता था, जहां कल्चरल एडवांसमेंट्स जारी रहे। लोगों को वैन लैंग से ट्रेडिशंस विरासत में मिली और उन्होंने एग्रीकल्चर और क्राफ्ट्स में अपने स्किल्स को और निखारा। एन दुओंग वोंग की कहानी में एक मैजिक क्रॉसबो शामिल है, जिसने उनके किंगडम की रक्षा की। और लाख का अस्तित्व वैन लैंग से छोटा होने के बावजूद पिवटल था, जिसने भविष्य के संघर्षों और ग्रोथ की नींव रखी। चंपा पूर्व में भारतीय प्रभाव का एक नगीना, और दक्षिण में चंपा सभ्यता लगभग 2nd सेंचुरी CE के आसपास फलने फूलने लगी। यह वियतनाम के सेंट्रल और साउदर्न तटों पर उभरी, जिसे चाइनीज रिकॉर्ड्स में लिन यी के नाम से जाना जाता था। यहाँ के लोग कुशल सीफेयरर्स और ट्रेडर्स थे, जो भारतीय संस्कृति से गहराई से प्रभावित थे। भारतीय मर्चेंट्स और स्कॉलर्स धर्म, गवर्नेंस और आर्ट के बारे में नए आइडियाज लेकर आए। चाम लोगों ने इन प्रभावों को अपनाया, जिससे एक वाइब्रेंट मिक्स्ड सभ्यता का निर्माण हुआ। हिंदुइज्म, खासकर शैविज्म, प्रमुख बन गया और राजाओं ने संस्कृत नाम और टाइटल्स अपनाए। शिवा, विष्णु और ब्रह्मा जैसे हिंदू देवी देवताओं के सम्मान में मंदिर बनाए गए। संस्कृत पवित्र भाषा बन गई, जिसका उपयोग इंस्क्रिप्शंस और धार्मिक ग्रंथों में किया जाता था। चाम स्क्रिप्ट खुद एक भारतीय लिपि से ली गई थी, जो गहरे इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज को दर्शाती है। रामायण और महाभारत जैसे भारतीय महाकाव्य जाने गए और चाम समाज में रच बस गए। इससे एक कल्चरल ब्रिज बना, जिसने चंपा को एक बड़े इंडिक वर्ल्ड से जोड़ा और इसे बेहद समृद्ध बनाया। समृद्धि की नावें, भक्ति के पत्थर, चंपा की समुद्री और आर्किटेक्चरल लेगेसी। चंपा किंगडम एक महान मैरीटाइम पावर था, जिसके पास कुशल सेलर्स और नेविगेटर्स थे। उनके जहाज साउथ चाइना सी में चलते थे, जो ट्रेड के माध्यम से दूर दराज के देशों को जोड़ते थे। चंपा की कोस्टलाइन वेस्ट पोर्ट से भरी थी, जहां चाइना, इंडिया और मिडिल ईस्ट के व्यापारी आते थे। इस ट्रेड से वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और नए आइडियाज आए। महत्वपूर्ण मैरीटाइम ट्रेड रूट्स पर चंपा की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अहम थी। चाम लोग रीजनल कॉमर्स में महत्वपूर्ण मिडलमैन बन गए, जो अपनी शिप बिल्डिंग एक्सपर्टीज के लिए मशहूर थे। चंपा की आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स अद्भुत हैं, जिसका माइसन सैंक्चुअरी एक प्रमुख उदाहरण है। कई मंदिर बनाए गए, जो हिंदू देवताओं, खासकर शिवा को समर्पित थे। सदियों से बने इन मंदिरों में जटिल कार्विंग्स और स्कल्पचर्स थीं। माइसन के मंदिर सिर्फ खूबसूरत नहीं है, वे फेथ और रॉयल पावर की कहानी कहते हैं। आर्किटेक्चरल स्टाइल में भारतीय मंदिर रूपों का लोकल क्रिएटिविटी के साथ मिश्रण है, जिसमें पकी हुई ईंटों को जोड़ने के लिए बेहतरीन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। बदलाव की हवाएं, एक्सटर्नल प्रेशर्स और स्थायी कॉन्फ्लिक्ट्स। जब चंपा फल फूल रहा था, उत्तरी वियतनाम में बदलाव आ रहे थे। हान डायनेस्टी ने 111 BCE में इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, जिससे चाइनीज डोमिनेशन की शुरुआत हुई। यह 1000 से अधिक वर्षों तक चला, जिसने चीनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स लागू किए और कन्फ्यूशनिज्म और डाओइज्म का प्रसार किया। बुद्धिज्म भी भारत और चीन दोनों से वियतनाम में पहुंचा। यह धीरे धीरे फैला, मौजूदा मान्यताओं के साथ कोएग्जिस्ट करते हुए, और वियतनामीज पहचान का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। चंपा और उत्तरी किंगडम डाई वियट के बीच रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स थे। उनकी एक लंबी बॉर्डर थी, जिसके कारण राइवलरी और कॉन्फ्लिक्ट हुए। शांति और ट्रेड के दौर भी थे, लेकिन वॉर्स अक्सर होते थे और डिस्ट्रक्टिव होते थे। दोनों किंगडम्स अपने टेरिटरी का विस्तार करना चाहते थे, रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस के लिए लड़ते हुए। इन कॉन्फ्लिक्ट्स ने इस क्षेत्र के हिस्ट्री को आकार दिया, जो कई सदियों तक चले। धीरे धीरे डाई वियट का पलड़ा भारी हो गया और 15वीं सदी तक चंपा की पावर काफी कम हो गई।
द इंड्यूरिंग लेगेसी। आधुनिक समय में चंपा की रेलेवेंस। चंपा सिविलाइजेशन ने एक रिच लेगेसी छोड़ी है जो कल्चरल फ्यूजन की कहानी है। यह भारत से दूर भारतीय संस्कृति के इम्पैक्ट को हाईलाइट करता है, जिसमें यूनिक आर्ट, आर्किटेक्चर और ट्रेडिशंस शामिल हैं। चंपा को समझने से हमें साउथ ईस्ट एशिया की डाइवर्स हेरिटेज और इंटरकनेक्टेड कहानियों को देखने में मदद मिलती है। भारत में यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए चंपा का इतिहास रेलेवेंट है, जो प्राचीन भारत की सॉफ्ट पावर को दिखाता है। यह दिखाता है कि भारतीय संस्कृति कॉन्क्वेस्ट से नहीं, बल्कि ट्रेड के माध्यम से शांतिपूर्वक फैली। चंपा का अध्ययन ग्रेटर इंडिया को समझने में मदद करता है और कल्चरल एक्सचेंज के केस स्टडीज प्रदान करता है। चंपा की कहानी भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए इंप्लीकेशंस रखती है, जिसका उद्देश्य साउथ ईस्ट एशिया के साथ संबंधों को मजबूत करना है। हिस्टोरिकल कनेक्शंस को समझना क्रूशल है, जिसमें चंपा शेयर्ड हेरिटेज का एक प्राइम एग्जाम्पल है। यह शेयर्ड पास्ट भविष्य के कोऑपरेशन की फाउंडेशन हो सकता है, जिसमें कल्चरल डिप्लोमेसी की बड़ी भूमिका होगी। चंपा का इतिहास कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का एक सबक है, जो दिखाता है कि प्राचीन काल में भी दुनिया कैसे कनेक्टेड थी। चंपा का अध्ययन हमें इन डायनामिक्स को समझने में मदद करता है, यह दिखाते हुए कि सिविलाइजेशंस एक दूसरे को कैसे एनरिच करती हैं।